नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अभी थोड़ी देर पहले मैं चैट जीपीटी कर देख रहा था कि एक आईएएस अधिकारी को रिटायरमेंट में कितना लीव इनकैशमेंट मिलता होगा। तो मुझे उत्तर मिला करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक लीव इनकैशमेंट मिलता होगा। पेंशन और ग्रेजुटी भले ही अलग होगी, लेकिन इकट्ठा मिलने वाले लीव इनकैशमेंट का यदि 10 गुना एक साथ यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए किसी आईएएस अधिकारी को रिश्वत के रूप में दे दिया जाए तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे प्रजातंत्र में जो नौकरशाह हैं वो किस तरह से मलाई छानते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और ईओडब्ल्यू और एसीबी को जो पत्र लिखा है वो बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला खुलासा है, जिसमें कोयला घोटाले के प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी की किसी डायरी का जिक्र है। ईडी की ओर से साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया है कि सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की बात सामने आई है। डायरी में कई बड़े और प्रभावशाली अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 2 आईपीएस, 2 आईएएस और 1 एएसपी शामिल है। जिसमें एक आईपीएस को तो सूर्यकांत तिवारी ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं, वहीं एएसपी स्तर के अधिकारी को सूर्यकांत तिवारी ने 5 करोड़ 67 लाख रुपए दिए हैं। ईडी ने इसी पत्र में आगे बताया है सूर्यकांत तिवारी के पास से जो डायरी मिली है कोयला घोटाले में किए गए लेन देन की तारीख, राशि और उन लोगों के नाम साफ साफ दर्ज हैं जिनके साथ लेन देन किया गया। इस डायरी में 5 ऐसे बेहद पावरफुल लोगों के नाम सामने आए हैं जो भूपेश बघेल की सरकार के समय वाकई बहुत पावरफुल हुआ करते थे। इसी डायरी में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईपीएस जो महासमुंद में पोस्टेड थे उन्हें 2 करोड़ 65 लाख रुपए दिए थे और जिस आईएएस को 11.5 करोड़ रुपए दिए थे उसके अलावा एक और आईएएस को 75 लाख रुपए दिए गए थे। वैसे कोयले घोटाले से अपना चरित्र काला कर चुके 2 आईएएस अधिकारी रानू साहू और समीर बिश्नोई जेल के बाद बेल में बाहर हैं। 80 करोड़ वाली इस डायरी में विस्तार से लेन देन का जिक्र है। सूर्यकांत तिवारी ने कब कब किसको किसको कितना दिया। ईडी के नए खुलासे के अनुसार सूर्यकांत तिवारी ने 60 करोड़ रुपए अपने लिए बचा कर रखे। जब आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी इस तरह से दलाली में लगे रहे तो हैरानी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी ये होती है एएसपी स्तर का एक ऐसा अधिकारी जो उस समय की सरकार के कुछ ज्यादा ही नजदीक था, अपने बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी पर भी उसकी खूब धौंस चलती थी, सत्ता के बेहद करीब था। सूर्यकांत तिवारी की डायरी के अनुसार उस एएसपी को सूर्यकांत की ओर से 5 करोड़ 67 लाख रुपए मिले। ईडी का पत्र मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से स्वाभाविक रूप से जांच शुरू हो गई है। वैसे कोयला घोटाले वाले मामले में 36 लोगों का नाम है जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। कोयले के प्रति टन के पीछे 25 रुपए की इस अवैध उगाही का मामला 570 करोड़ के फिगर तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर जो सबूत सामने आए हैं उसके तार जिस तरह से भूपेश बघेल के बंगले और चेतन बघेल से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं उससे भी कहीं आगे आप यकीन मान के चलिए कुछ और बड़े अधिकारी नापे जाने वाले हैं, कुछ और सफेद पोश गिरफ्तार होने वाले हैं। कोयला घोटाले मामले में ईडी का साफ तौर पर आरोप है कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने सहित कई तरीकों से करीब ये 570 करोड़ रुपए से अधिक की खुलेआम अवैध वसूली की गई। छत्तीसगढ़ में अवैध कोल वसूली के इस मामले में ईडी ने जो लगातार छापेमारी की वहां से जो सबूत मिले उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से समीर बिश्नोई ने ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया था। उस वक्त समीर बिश्नोई खनिज विभाग के डायरेक्टर थे। ऐसा करने के लिए समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 की तारीख चुनी थी, यानी इस तारीख पर वो अच्छी तरह से जानते थे ऐसा करने से वो अपनी नौकरी दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन जब एक आईएएस को 11.5 करोड़ रुपए एक साथ मिल जाए और उसके मन में लालच आ जाए तो वो अपनी नौकरी की परवाह भले कहां करने वाला होगा। अब आगे मैं आपको चंद सेकंड में चंद लाइन में बता दे रहा हूं कि ये कोयला घोटाला दरअसल होता कैसे था। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम को अंजाम देने के लिए बाकायदा इसके लिए सिंडिकेट बनाया गया था जिसके माध्यम से 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हुई थी। जैसा कि ईडी ने पहले ही दावा किया था, अवैध कोल लेवी वसूली के इस मामले में ईडी के छापेमारी से पता चला कि ऑनलाइन से मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन किया गया था। 15 जुलाई 2020 के बाद से जो आदेश समीर बिश्नोई ने जारी किया था तब उनकी हैसियत खनिज विभाग में संचालक की थी। इसके लिए परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से लिया जाता था। पूरे मामले का मास्टरमाइंड और किंग पिन
कोयले का व्यापारी सूर्यकांत तिवारी माना गया। जो व्यापारी उसे पैसा देते, खनिज विभाग से पिट पास और परिवहन पास वही जारी करवाता था। प्रति टन कोयले की रकम 25 रुपए थी, जो सूर्यकांत तिवारी के गुरुओं के माध्यम से जमा होती थी। इस तरह से 25 रुपए की यह रकम बढ़ते बढ़ते 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली तक पहुंच गई थी। इस पूरे कोल घोटाले में वैसे तो सूर्यकांत तिवारी को किंग पिन बताया गया, लेकिन असल किंग पिन और पावर सेंटर तो कहीं और था। वो पावर सेंटर था मुख्यमंत्री का निवास, और उस निवास में भी किसी का निवास था, किसी का कार्यालय था। वो थी सौम्या चौरसिया, जिसकी सिर्फ 29 प्रॉपर्टी अटैच की गई, जबकि रानू साहू तो आईएएस थी, उसकी सिर्फ 24 अवैध प्रॉपर्टी अटैच की गई। यानी प्रॉपर्टी के मामले में भी सौम्या चौरसिया रानू साहू से बाजी मार गई। गहराई से समझने वाली बात यह है, ये दोनों ही पावरफुल लेडी भूपेश बघेल सरकार के समय मुख्यमंत्री की बेहद विश्वास पात्र थी। और सौम्या चौरसिया के बारे में क्या ही कहा जाए, इस बारे में हमने गहराई से काफी जानकारी दी है। जब सौम्या चौरसिया के बारे में पड़ताल हो रही थी तो उनके जुड़वा बच्चों के बारे में भी काफी सारी जानकारियां छन छन कर सामने आ रही थी। इस बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है। फिलहाल ईडी के नए खुलासे के साथ जो नई बातें सामने आई है, वहां यह समझना होगा। ईडी के एफआईआर के अनुसार 2015 से 2022 तक रानू साहू ने कोयला घोटाले में जेल के बाद शर्तों पर बेल में बाहर रानू साहू ने करीब 4 करोड़ की अचल संपत्ति खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पे की थी। इन प्रॉपर्टी की संख्या 24 थी। 2022 में जब इनकम टैक्स विभाग ने रानू साहू के सरकारी निवास और ऑफिस में छापा मारा था, और उसके बाद ईडी ने भी रानू साहू के ठिकाने पर छापा मारा था, तब पता चला कि कोरबा की कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी घोटाले मामले में रानू साहू ने खूब धन संपदा इकट्ठा की है। 22 जुलाई 2023 को रानू साहू को जेल भेजा गया। लगातार करीब 2 साल गिरफ्तार रहने के बाद हाल में ही वो शर्तों में बाहर हैं। शर्त यह थी कि वो राज्य के बाहर रहेगी। ऐसी ही दूसरी पावरफुल लेडी सौम्या चौरसिया के बारे में पता चला कि उसने अपने और अपने परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की वो संपत्ति इकट्ठा की जो अवैध थी। ये वो संपत्ति है जो पकड़ में आई है, जिसकी पुष्टि ईडी ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से की है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेहद ही खासम खास 2008 बैच की ये राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, जो कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन बाद से ही रिकॉर्ड के अनुसार तो उनकी उप सचिव थी, लेकिन उप सचिव से भी कहीं ज्यादा जिस तरह का वो लेन देन कर रही थी, और जिस तरह से उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर को एक अलग ही पावर सेंटर बनाया, जिस वजह से वहां के पावर सेंटर की हवा में भ्रष्टाचार का ऐसा जहर फैला जिसकी सांसों में पलते बढ़ते हुए चेतन बघेल को जेल जाना पड़ा। ये कितनी बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उनका इकलौता बेटा शराब घोटाले मामले में जेल हो, और खुद उस समय का मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर 2 एफआईआर में नामजद आरोपी हो। और जैसे कि मैंने विश्लेषण की शुरुआत में बताया था कि सूर्यकांत की डायरी में जो नए खुलासे हुए हैं, उसमें कुछ नए नाम आए हैं। लंबे समय से इस बात की चर्चा रही कि जब कोल घोटाले मामले में 36 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, तो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जैसे आरोपी आखिर कैसे इस मामले में बाहर हैं। और ऐसे बाहर छुट्टा घूमने वाले देवेंद्र यादव अकेले आरोपी नहीं हैं, कई और आरोपी हैं। आप यकीन मानिए बहुत जल्दी उनके ऊपर भी कोल घोटाले मामले में बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं उस बारे में हम बहुत जल्दी कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ और सफेद पोश चेहरों को बेनकाब करेंगे। राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसके माध्यम से हम आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब मैं बात कहता हूं तो लोग हमसे प्रश्न खड़ा करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे कैसे, तो हमारा सीधा सा उत्तर है, कुछ भी अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और हमें उम्मीद है जहां चाह होती है वही राह होती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।